Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. तो आज हमारा ये जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का अंतिम क्लास रहेगी। आज इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे और अब नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नए टॉपिक में अब हमारे दो टॉपिक रहेंगे। पहला तो हम शुरू करेंगे, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, और एक पढ़ेंगे सदिश। पहले सम्मिश्र संख्या स्टार्ट करेंगे, बाद में सदिश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए टॉपिक है कॉलेज के अंदर। अब कॉलेज में जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा हो गया है, अनुक्रम और श्रेणियां पूरा हो गया है। अब आगे से अवकल समीकरण जो है वो स्टार्ट होगा, मतलब कल से अवकल समीकरण स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को चलाएंगे, वो लंबा टॉपिक है, लगभग 3 वीक का समय ये ले लेगा अवकल समीकरण। तो 3 वीक ये चलेगा। तो उस 3 वीक के दौरान यहाँ ये आइडिया है कि इस तरफ जो सीनियर पार्ट है, सीनियर पार्ट की तरफ हम कॉम्प्लेक्स और वेक्टर दोनों को पूरा कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या और सदिशों को पूरा कर लें। तो फिर जब अवकल समीकरण पूरा हो जाए, तो वहां पे हम इससे जुड़े हुए दो टॉपिक हो रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस मतलब सदिश कलन, सदिशों से जुड़ा हुआ सदिश कलन है, तो वो सदिश कलन में वहां से आपको करवा सकूं, क्योंकि सदिश पढ़ा हुआ रहेगा तो उस पर सदिश कलन को पढ़ाया जा सकता है। और सम्मिश्र संख्याएं पढ़ी हुई होगी तो सम्मिश्र विश्लेषण को पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो दो चीजें हैं, पहले इनको पूरा कर दें, तो फिर से जुड़ा हुआ पार्ट कॉलेज में भी आगे स्टार्ट हो जाए। वरना ऐसा ना हो कि कॉलेज में वेक्टर कैलकुलस पहले पढ़ रहे हैं और सीनियर में वेक्टर बाद में शुरू कर रहे हैं, है ना। फिर वो फायदा क्या मिलेगा? तो वो फायदा मिलना चाहिए कि जब आप कॉलेज को पढ़े तो आपको उसका सीनियर का जो पहला पार्ट है वो सीनियर में पूरा हो चुका हो, ताकि उसका फायदा आगे मिल जाए। तो वेक्टर मतलब सदिश और सम्मिश्र संख्या, ये दो चीजें ये पूरी करनी है। जब तक अवकल समीकरण पैरेलल चलती रहेगी ग्रेजुएशन में अवकल समीकरण चलेगी, और यहाँ पर अवकल समीकरण लंबी चलेगी, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे आपने सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ा है, बहुत कुछ है पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो बहुत लंबा टॉपिक है और पूरा, क्योंकि सिलेबस ही पूरा है इसका, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें हैं। तो जब सारी चीजें पढ़ाओगे, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाओगे, तो भी आपको इतने दिन लग ही जाते हैं। तो अवकल समीकरण चलेगी, उसके साथ साथ में ये दो चीजें, पहले एक चीज को ले लेंगे, जैसे सम्मिश्र संख्या को पहले ले लेंगे, कल से हम सम्मिश्र संख्या ले लेंगे, और जैसे सम्मिश्र संख्या पूरी होगी हम सदिशों को ले लेंगे। फिर ये दो चीजें यहाँ हो जाएंगी, तो ये दो चीजें हो जाएंगी तो वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ दोनों होने के बाद में हम सदिशों से सदिश कलन स्टार्ट करते हैं, सम्मिश्र से सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना। सीनियर का पार्ट पढ़ा हुआ होगा तो ग्रेजुएशन के पार्ट में उसका फायदा मिल जाएगा। थोड़ी समझ ठीक से बैठी हुई होगी कि भैया ऐसे ही ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुझे भी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको 12th में ये पढ़ा था, आपने 12th में ये देखा हुआ होगा, बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो पढ़ाया था आपको सदिशों में ये पढ़ाया था, और सम्मिश्र संख्याओं में ये पढ़ाया था, अब इसको हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तो वो कनेक्ट हो जाए, है ना। तो उस तरीके से अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा, कॉलेज में तो ग्रेजुएशन में तो अवकल समीकरण, और इसमें रहेगा सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आ जाओ, अब सवालों को अंतिम रूप देते हैं। लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन हो गए 68 एंड 69 पे आ जाते हैं। टू सी जीरो टू टू दावर 2/2 2 टू दावर 3/3 C2 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो, समझो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, आप जो सोचो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। 2C0 2 टू दावर 2/2 2 टू दावर 3/3 एंड डैश डैश 2 टू दावर 11/11 C10। बट्टे के नंबर हमेशा ये दर्शाते हैं कि निश्चित तौर पे समाकलन किया गया है। बट्टे के नंबर दर्शाते हैं कि जरूर समाकलन किया गया होगा। बट्टे में नंबर तभी आते हैं जब समाकलन किया जाता है, तो समाकलन तो किया हुआ है। लेकिन ये तो ठीक है, समाकलन से आ जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर चल रहा है ये कैसे आएगा? ये वाला भैया कैसे आएगा? पता, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले समाकलन कर लो, फिर x बराबर 2 रख देना। x का मान हमेशा 1 रखते हो, आज 2 रख देना। हमेशा x का मान 1 रखा करते हैं, आज 2 रख देंगे, तो 2 रखने से आपको ये मिल जाएगा।
1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एन सी 0, एक्स पे कोई पावर नहीं, प्लस एन सी 1, और ये यहां तक दिखा रहा है कि ये 10 तक जा रहा है ना, 10 तक जा रहा है, यानी 10 पावर को खोला हुआ है। दस सी 0, 10 सी 1 एक्स, 10 सी 2 एक्स स्क्वायर, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया कि आपका 10th वाला जो पोर्शन है वो भी स्टार्ट हो रहा है। कल से आपका 10th वाली क्लास जो भी स्टार्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जो 10th के टॉपिक है, 10वीं क्लास वाले जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड में 10th के टॉपिक हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग लगभग आप देखेंगे जो 10th के टॉपिक है वो लगभग सिमिलर है, सबके सिमिलर है। आप रीट में चले जाइए, रीट में भी वही 10th के टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी वही टॉपिक है, मध्य प्रदेश में चले जाइए वहाँ पे भी वही टॉपिक है, एसएससी में चले जाइए मोटा मोटी वहाँ थोड़ा सा लेवल का फर्क है, बाकी लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे है ना, शायद बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो प्योरली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, एकदम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बच्चे मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे। और ऐसे बच्चे शायद वही होंगे जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों पे तो ये बात होती है कि भाई उनको वो सेकेंडरी क्यों पढ़े, वो सेकेंडरी क्यों पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी वो 10th सेकंड ग्रेड में तो लगे हुए हैं, उनको फर्स्ट ग्रेड में लगना है, तो उनके लिए तो 10th के टॉपिक कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आप में से वो जो लोग जो सेकंड ग्रेड है ना नहीं लगे हुए हैं, तो वो सेकंड ग्रेड की तो कर ही रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो फिर पढ़ना ही है। तो वो लोग जो केवल फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, खाली फर्स्ट ग्रेड, जैसे मैंने बता दिया, खाली फर्स्ट ग्रेड तो केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा जो पहले ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में नहीं है, या फर्स्ट ग्रेड सॉरी सेकंड ग्रेड में पहले से लगे हुए हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे शायद मुट्ठी भर बच्चे होंगे, थोड़े से ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो उन लोगों पे तो ये नहीं है। लेकिन अच्छा, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक है, हाँ तो ठीक है। तो आप लोगों से ये कि भाई वो पढ़ लो, रिट में काम आ जाएंगे, भाई रिट में पढ़ोगे आपके रिट में भी काम आ जाएंगे वो चीज़ें, तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड में भी मिल जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड में जैसे सिद्धांशु बता रहा है फर्स्ट पेपर में है, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश वर्ग 2 का तो ये सिलेबस ही है, मध्य प्रदेश वर्ग 2 का तो ये सिलेबस ही है, तो वहाँ पे आपको वो भी उनका भी फायदा हो जाएगा। तो सबका मिला के एक उससे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, जितना आपको पढ़ना हो 10th का वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, तो उसमें आपको उस क्लास में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे 10th के टॉपिक उनके साथ, उनके तो होने नहीं है क्योंकि उनका तो कोर्स है, वो आपका वो सिलेबस है, तो आपको वैसे वो फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कल से आपकी 10th की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। स्वागत है आप सभी का। टाइमिंग सेट कर दूंगा, अभी अभी एग्जैक्टली तो मैंने सेट नहीं की है, लेकिन कल आपको, कल जब सुबह क्लास होगी तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि क्या टाइमिंग है उसकी। ठीक है, आ जाओ वापस चलते हैं। ये हो गया, इसमें समाकलन कर दो, और समाकलन भी एक काम करो जी, या तो सीधा समाकलन कर दो, या तो सीधा समाकलन कर दो, है ना। तो ये कर लो, समाकलन सीधा कर लो, फिर 2 रख देना, समाकलन नियतांक निकालना पड़ेगा। और आप चाहो कि समाकलन नियतांक ना आए तो एक काम करो, 0 से लेकर 2 तक समाकलन कर दो, है ना, 0 से 2 तक। इस बार ही आए थे 10th के क्वेश्चन, याद है मुझे। मैं 10th जब मैं क्वेश्चन पेपर सेकंड ग्रेड का जब पेपर पे ढूंढ रहा था कि 10th के कितने आए हैं, 12th के कितने आए हैं, तो पता चला 10th के 11 क्वेश्चन आए थे। 11 क्वेश्चन मायने रखते, 11 क्वेश्चन कम नहीं होते। कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा, जिसमें लोग 40% के लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जो बाकी कैटेगरीज के लोग हैं वो 35% के लिए जूझ रहे हैं। तो उस समय 11 क्वेश्चन क्या मायने रखते होंगे, उस समय 11 क्वेश्चन क्या मायने रखते होंगे, तो समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट उस समय उसने डाला होगा। तो उस समय ये बात समझ में आई कि भाई कोई और चीज काम करे भाई। अब देखो इसको एक समझे कि 10th के, तो हमें ऐसे मान के चलते हैं कि ये तो फ्री के नंबर है, थोड़ा सा अगर 10th पे ध्यान दे दें, थोड़ा सा 10th को पढ़ लें, तो ये तो वो नंबर है जो आपको हर समय साथ देंगे। 11 क्वेश्चन ही हो गए, टीचिंग मेथड है, मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 15-16 की वहां से भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार 15-16 तो ये दे ही देगा, मतलब 20 में से 15-16 ये दे देगा,
11 है तो चलो एक कम हो गया, 10 तो ये भी दे देगा, 10 वहां से मिल जाएंगे, 15 वहां से मिल जाएंगे, तो 25 का तो एक ये बेस हमको मिल ही जाएगा कि 25-26 का एक ये बंडल मिल जाएगा। ये तो फ्री का बंडल है। ये तो वो बंडल है जिसको आप कभी भी जाके खोल सकते हैं कि भाई आप पढ़ रहे हैं, पेपर निकाल रहे हैं, निकालते निकालते आप किसी सवाल पे अटक गए और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो कॉन्फिडेंस को अब डाउन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पेपर में कहीं तो जाना पड़ेगा। तो फिर चलते चलते 10th वाले टॉपिक पे चलते हैं कि 10th वाले टॉपिक पे तो एटलीस्ट वहां तो कॉन्फिडेंस ही मिलेगा, वो थोड़ी परेशान करेंगे अपने को। तो अपन 10th वाले पे चलते हैं, टीचिंग मेथड पे चलते हैं, थोड़ी देर वो निकाल के आते हैं, 4-5 सवाल वो निकालेंगे, वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। होता है पेपर में, जब आप पेपर देते हैं तो कई बार होता है कि एक सवाल आपने गलत उठा लिया, नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन क्या पता कहाँ दिमाग था, वो उठा लिया, थोड़ी देर करते रहे, 2-3 मिनट, फंस गए। अब फंसते ही वो एकदम ही बीपी लो आ गया। अब बीपी लो आ गया तो उस बीपी को बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो ये दो वो चीजें होती है जो आपके बीपी को बढ़ाती है, क्योंकि इन पे आपको विश्वास होता है कि भाई अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना इस सवाल पे अटके हुए हो, फिर एक सवाल और ढूंढ लिया जिसमें आप और अटक गए, पेपर ही खत्म। 2 सवाल पे बैक टू बैक बंदा अटक जाता है, इतने में तो परीक्षा पूरी हो गई। फिर तो चाहे वो जमा कर हर भट्टी चले जाओ, भाई जी हो गए पेपर, अब अगली बार ही आऊंगा। फिर 2 सवालों में अटक गए आप, इतने में तो पेपर लगभग लगभग खत्म हो ही जाता है। एक सवाल में अटकते ही आपको फिर री एनर्जी चाहिए कि भाई दोबारा से चार्ज करो। तो फिर चार्ज करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं टीचिंग मेथड के अंदर, आप जाते हैं 10th वाले टॉपिक पे कि भैया ये ठीक है, चलो इन पे चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के वापस आएंगे। तो वहां जाके आपने 4-5 सवाल कर लिए, 4-5 सही हो गए, इतने में आ गए, हाँ कुछ नहीं, वो एक गलती थी होगी, यहाँ 5 सवाल हो गए, वापस से कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वापस आए और फिर शुरू कर दिया। तो ये वो पोर्शन होता है जिससे कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन होता है, इससे आप वापस से रीगेन करते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको लापरवाही में मत लीजिएगा। वरना लोग क्या करते हैं कि टेंथ टेंथ कर लेंगे, और कोचिंग वाले भी यही कहते हैं 10th करवा देंगे। क्या करनी है, 10th तो आपको आती है, आवत आना सो क्यों है। लेकिन अब याद को नहीं, है ना, यहाँ आवत तो माने सो क्यों है, बस याद को नहीं। तो भाई कहानी है, तो याद कोई भरोसा को नहीं भाई, पूरी मेहनत करो। 10th पर भी भाई मेहनत कर, 11th 12th पर जो मेहनत 11th 12th पर हो रही है, जो ग्रेजुएशन पर हो रही है, भाई मेहनत ईमानदारी से 10th पर कर, और 10th पर ज्यादा मेहनत कर। क्योंकि मैंने कहा ना 10th वो पोर्शन है जो एग्जाम के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आएगा, मतलब संजीवनी बूटी की तरह काम आओगे। जब भी कॉन्फिडेंस डाउन हो, 10th वाले क्वेश्चनों में जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के वापस आ जाओ। टीचिंग मेथड वाले कर लो 2-4, एक कॉन्फिडेंस वापस बूम कर जाएगा, और वापस बूम करके फिर आ जाओ। कॉन्फिडेंस गिराने वाले सवाल हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम 1-2 सवालों में कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं, गलत चुनाव कर ही लेते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस गिरता है, वो ये 2 भाई ही बढ़ाते हैं हमारा। तो इन दोनों भाइयों, अच्छा ये दोनों भाई भी अगर कमजोर हो तो फिर तो राम मल्लिक है। मतलब सवाल, सीनियर वाले सवाल ने तो कॉन्फिडेंस गिरा ही दिया, और फिर आप चले गए 10th वालों में, 10th वाले भी आपको नहीं आते, तो फिर थारा कॉन्फिडेंस कौन बढ़ा सी। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप उन पे जाके अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर लो, है ना। पिछली बार भी मैंने 10th वाले जो फर्स्ट टाइम कोर्स कराया था, अभी जस्ट पीछे वाला, उसमें भी मैंने 10th पे काफी फोकस किया था, और 10th को भी बड़ी ईमानदारी से ही करवाया था। हाँ, टीचिंग मेथड पे भी बात करेंगे यार, थोड़ी सी फुर्सत मिलने दो, टीचिंग मेथड पे भी बात करेंगे। ये आ जाएगा x² बटा 2, फिर ये 2 रख देंगे तो 2 की पावर 2 बटा 2। यहाँ पे x³ बटा 3, 2 की पावर 3 बटा 3, एंड डैश 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 2 की पावर 11 बटा 11। और इस तरफ आ जाएगा कितना, 11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 की पावर 11
-1/11। चलो धीरे धीरे कर लेते हैं वरना गलती हो सकती है। 1 + x⁻11/11 और लिमिट 0 से लेकर 2 तक, और ये रखने पर हो जाएगा 3⁻11 -1⁻11 यानी 1/11। 3⁻11 -1/11, ये हो गया। अगला सवाल, इस विस्तार में अगर खोलें तो टोटल 45 पद आते हैं। अगर इस विस्तार को खोलें तो टोटल 45 पद आते हैं। हाँ, तीसरी में तक देखते हैं यार, कोई भला आदमी मिल जाए। x - 2y + 3z की पावर n। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिमिट यूज की है। मैंने तो पहले भी कहा था, आप चाहो तो सीधा समाकलन कर लो, सीधा समाकलन करके x = 2 रख के भी निकाल सकते हो। ये था कि थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, तो कुछ नया करते हैं तो एक हथियार और दे देते हैं कि 0 से लेकर 2 तक भी आप समाकलन कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले समाकलन ही करोगे, मतलब वो लाइन ही पीटोगे, है ना। कहानी तो ये कि वो रटने वाली जो लाइन है उसको चेंज करने की कोशिश की है, वरना ये होता है कि जैसे समाकलन करना है वैसे समाकलन करो और फिर आप 2 रखो। और तो मैंने कहा नहीं, आप चाहो तो 2 रखने के बजाय 2 तक समाकलन भी कर सकते हो, कि 0 से लेकर 2 तक समाकलन, बस, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखो, मेरे हिंट आपके काम नहीं आएंगे, मेरे हिंट आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि समझने का अपना तरीका होता है। आप इसमें ढूंढो कि ऐसा क्या है कि मैं 0 से लेकर 2 तक समाकलन कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, अपने कारण ढूंढो, क्योंकि आपको अपनी तरीके से याद रहता है, आपको अपने तरीके से याद रहता है। चलो एक छोटी सी बात समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल समझो, कि जो मैं हमेशा स्कूलों में विरोध करता था कि कोई भी टीचर नोट्स लिखा रहा है, वो चाहे जो लिखवा दे, चाहे जिस लैंग्वेज में लिखवा दे, बच्चा हमेशा अपनी भाषा में ही लिखेगा, है ना। तो कभी अब आपने आपने भी स्कूलों में पढ़े होंगे, टीचर अपनी भाषा में लिखाता है, जो उसकी खुद की भाषा होती है वो उस भाषा में लिखवाता है। जब आप पेपर में जाते हैं, आप क्या लिख के आते हैं, क्या वो जो उसने लिखवाया है या वो लिख के आते हैं, या जो आपको लग रहा है वो लिख के आते हैं। तो आप वो लिख के आते हैं जो आपको लगता है। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल बेकार काम है जो कोई कॉपी में भर रहा है। भरने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि बच्चा वो नहीं लिख के आएगा, क्योंकि वो शब्द उसके है ही नहीं, वो शब्द उसके हैं ही नहीं, उसके शब्द तो वो खुद बनाएगा, और जो उसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, या तो वो शब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो आपके शब्दों का, आपका जो उसका रूपांतरण है उसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो फिर अगर लिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपका फायदा है समझाना, आप उसे समझा दो, शब्द उसके, समझाना आपका, शब्द उसके। तो होता यही है, बीच में फालतू के नोट्स बनने के चक्कर में वो टाइम और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। आपका काम था समझाना, आपने नोट्स बनाए, उसके बजाय अगर आप उसे 3 बार समझा देते तो वो फार बेटर होता उसे लिखवाने के बजाय। लेकिन चलन चल गया, अब सही गलत तो होता ही नहीं है, चलन तो चलन होता है, फैशन फैशन होता है, वो सही गलत नहीं होता। वो क्या चल रहा है मार्केट में बस वो चलेगा, वो बढ़िया था, वो चल गया, है ना, सही गलत नहीं है देखा जाता। अब वो सब आ रहे हैं, सब नोट्स बना रहे हैं, तो एक्स गुरुजी भी नोट्स बनवा रहे हैं, तो वाई गुरुजी ने कहा कि मेरे क्या दिक्कत है, मैं भी नोट्स बनवा देता हूँ। जेड गुरुजी भी नोट्स बनाने लगे। फिर जो बच्चा बैठा है वो सोचा कि उस स्कूल में भी नोट्स बनवाते हैं, हमारे यहाँ भी नोट्स बनवाते हैं, हम भी बना लेते हैं। फिर बस चल रहा है, अब सही गलत यहाँ कुछ था ही नहीं, वो चले जा रहा था। सोचो, 1 साल नोट्स बनाने में खर्च करे, उसके बजाय 1 साल 3 बार समझाया जा सकता था। एक बार समझाते, अब आप कहोगे बच्चा भूल जाता है, लिखेगा नहीं तो भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा, पक्का भूल जाएगा। किताब की बात खतर है, किताब किस काम के लिए, जो किताबा लेकर आवा आपा बे के काम आसी, कि भी भूलना खतर ही तो है, तो किताब हम सो क्यों लिखियो पड़ी है, नंबर 1। अच्छा फिर भी चलो मानते हैं आप भूल गए होंगे, तो दूसरी बार फिर पढ़ाएगा ना गुरुजी, गुरुजी दोबारा फिर पढ़ाएगा। 100% तो नहीं भूलोगे, 20% भूलोगे, 50% भूलोगे, तो गुरुजी फिर पढ़ासी। फिर बोला फिर भूल जाएंगे, गुरुजी फिर पढ़ासी, 3 बार पढ़ासी गुरुजी, क्योंकि बी टाइम में 3 बार पढ़ाया जा सके। और 3 बार पढ़ाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी
वो रजिस्टर ले लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक रजिस्टर भर दिया आपका काम हो गया, अब आप रजिस्टर लिए लिए घूमते रहते हो। और अगर वो गुम हो गया किसी दिन तो टेंशन आ जाएगा, 12 रजिस्टर गुम हो गया, अब क्यों सी, और तो 12वीं क्लास, मतलब थारी 12वीं क्लास बिगड़ जाएगा अगर रजिस्टर गुम हो जाए तो। अगर किसी बच्चे का रजिस्टर गुम हो गया, सोच के देखो कितनी बड़ी विडंबना है अगर किसी बच्चे का रजिस्टर गुम हो गया, क्योंकि दिमाग तो भरेड़ो को नहीं, रजिस्ट्री भरेड़ो, और वो रजिस्ट्री गुम हो गई। अब अब वो तिल मिला उठे। अच्छा दूसरा छोरा कहे ओ मालो ले ले, ना थालो क्या ले लूं, समझ में बाई आवे। तो कहानी समझो कि क्या हो रहा है, मतलब कौन सी टॉक्सिक जहर जो है ना वो बच्चों के दिमाग में जा रहा है और चले जा रहा है। ठीक है ना। आ जाओ अगला सवाल। अब इसमें 3 पद है, 1 2 3 और की पावर n है, और ये 45 आ गया। अगर हम पदों को खोलें तो 45 पद आते हैं, तो बताओ n कितना है। लेकिन टेंशन ना करो, बात है ना कोई कौन माने, बात है ना कोई कौन माने। मैं टीचर से बात करता हूँ, बोले यार ये नोट्स क्यों लिखवाते, फिजिक्स वालों से, गणित वाले तो नोट्स लिखवाते नहीं थे, गणित वाले तो नोट्स लिखवाते नहीं थे, फिजिक्स वाले लिखवाते थे। तो मैंने फिजिक्स वालों से पूछा कि यार आप ये नोट्स क्यों लिखवाते, बोला साहब नोट्स नहीं लिखा ना तो आराम को मिल रहे। बोला 78 तो प्राइवेट स्कूल हैं, आमा लगा हुआ 6-6 पीरियड, 7-7 पीरियड, 8-8 पीरियड। अब 8-8 पीरियड पढ़ाई जे किया, समझाई जे किया, ये तो लगा देवे 45-45 मिनट का पीरियड। अब 45-45 मिनट के जो पीरियड होते हैं जान निकल जाती है पढ़ाने पढ़ाने में। तो इसमें क्या होता है, हम लिखवाते रहते हैं, लिखवाते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है। लिखवाते हैं, बोले हाँ जितनी देर पढ़ाना होता है, समझाना होता है, समझाना तो 10 या 15 मिनट का होता है, या 20 मिनट का मान लो, 20 मिनट में समझा दिया। अब समझाने के बाद में पीरियड तो फिर भी बचा पड़ा है, पीरियड 45-45 के दो हैं, 45-45 के दो है मतलब 90 का हो गया। चलो कोई स्कूल कम भी कर देती होगी, 70 कर देती होगी, तो भी 70 मिनट का पीरियड, 2 पीरियड कर रखे हैं, 70 या 80 मिनट के। उसमें से बंदे ने 20-25 मिनट समझा दिया, 70 में से 20-25 गए, 45 मिनट अभी और बाकी पड़े हैं भाई साहब के पास। अब वो 45 मिनट क्लास में क्या करेगा, तो फिर वो दूसरा तरीका अपनाता है कि एक काम करो, जितना समझाया है उसका दुगना लिखवा दो, जितना समझाया है उसका दुगना लिखवा दो, मुझे भी आराम मिल जाएगा और फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी, बच्चा भी कह देगा कि नोट्स मिल गए। फिर मैं उन्हें कहता था कि एक चीज और कहता था कि स्कूल जो है वो लगते हैं 8 से 9 घंटे के, प्राइवेट स्कूल है वो सारा दिन ही पढ़ाते हैं, वैसे तो 8-9 घंटे भी कम है। हमारे यहाँ तो तारा नगर में देखो, और चूरू में देखो, और सिक्कर में देखो, तो पढ़ाई को कोई अंत को नहीं, अंधेरे अंधेरा पढ़ाई शुरू हो जावे, अंधेरा तक पढ़ाई चल है, रात में भी 10-11 बजे भी क्लास चलती रहे। 12th के अंदर हमारा बच्चा 10 से 12 घंटे या 13 घंटे क्लास में पढ़ता है। आईआईटी का बच्चा 3 क्लासें लेता है 1.5 घंटे की, 4.5 घंटे में आईआईटी वाला, आईआईटी की तैयारी हो रही है 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे में आईआईटी की तैयारी होती है, लेकिन 12th की तैयारी 12 घंटे में हो रही है। समझ में नहीं आया कभी। अच्छा अब बताओ, तो कितना समय बर्बाद किया, भयंकर माड़ा होगा। अच्छा, किसी भी विस्तार में कुल पदों की संख्या कैसे निकलती है, इस फॉर्मूले द्वारा, n प्लस m माइनस 1 m-1, ये है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और यहां n कितना है, n तो है पावर, m कौन है, ये जो गिनती है 1 2 3, ये है, ये m है, तो m हो गया इस सवाल के लिए 3। बराबर दिया है कि पदों की संख्या है 45, बराबर में 45 आ गया, n प्लस m का मान 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये हो गया n प्लस 2, 45। अब इसे खोलो, 2 बार उल्टा 2 बार सीधा, नीचे 2 है, नीचे 2 है, इसका मतलब 2 बार उल्टा, n प्लस 2 n प्लस 1, 2 बार उल्टा 2 बार सीधा, 1 × 2 बराबर 45। 2 को उधर भेज दो, ब्रैकेट खोल दो, n² प्लस 3n प्लस 2 और 45 दूनी 90, n²
प्लस 3n माइनस 88, गुणनखंड करने पर 11n माइनस 8n n प्लस 11 n माइनस 8, n बराबर 8 व n बराबर माइनस 11। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया 8। ठीक है, सही है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इस विस्तार में महत्तम पद बताइए, सबसे बड़ा पद कौन सा होगा। ये विस्तार सिंपल विस्तार है, और सिंपल विस्तार में हमेशा बड़ा पद मध्य पद होता है। सिंपल विस्तार में, सिंपल विस्तार का मतलब जब यहाँ 1 हो और यहाँ x और कोई उल्टा पुल्टा ना हो, यानी दुआ तिया पांचा चौका तिया एक्स स्क्वायर 2x 5x ऐसा नहीं हो, सिंपल 1 प्लस एक्स बस की पावर कुछ भी हो। इसका महत्तम पद पूछा जाए, मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा होगा। सबसे बड़े का मतलब है जिसका मान सबसे बड़ा आएगा। ऐसे नहीं कि सबसे सबसे बड़ा, वैसे तो सबसे लास्ट वाला होगा, कि सबसे लास्ट 45वां या 25वां जो भी पद होगा वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें किस अंदाज में पूछ रहा है कि गुणांक के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा होगा। वो कौन होगा जिसका गुणांक बड़ा होगा, है ना, गुणांक बड़ा होगा। तो बड़ा जो है वो इस लिहाज से पूछ रहे हैं। तो जब इसको खोलोगे तो विस्तार में महत्तम गुणांक का, ये देखो ना, महत्तम गुणांक, जिसका गुणांक सबसे बड़ा होगा वो कितना होगा, सबसे बड़ा गुणांक कितना होगा, है ना। तो सबसे बीच वाला पद होगा, सबसे बीच वाला पद। और सबसे बीच वाला पद कैसे निकालते हैं, पहले मध्य पद निकाल लो इसका। मध्य पद का गुणांक, मध्य पद का गुणांक सबसे महत्तम होता है। मध्य पद का गुणांक महत्तम होता है। मध्य पद का गुणांक ही सबसे बड़ा होता है। अब मध्य पद कैसे निकलता है, वो डिपेंड करता है n के ऊपर। अगर n टोटल पावर है और मध्य पद निकालना है तो डिपेंड करता है कि n क्या है, n सम है या विषम है। अगर n सम है, अगर n सम है तो मध्य पद होगा n/2 प्लस 1वां पद, ये वाला पद मध्य पद होगा। लेकिन अगर n विषम है तो दो मध्य पद होंगे, केवल एक मध्य पद। मध्य पद भी होगा, केवल एक होगा। विषम के केस में दो मध्य पद होंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, दोनों के गुणांक बराबर होंगे। और कैसे निकलेंगे, n प्लस 1/2 n प्लस 3/2। ठीक है, अब अपने केस में देखो, अपने केस में क्या स्थिति है, n सम है या विषम है। तो बोला n विषम है, क्यों, क्योंकि 2n प्लस 1 है तो विषम है ना। कैसे पता चला कि विषम है, इसलिए पता चला कि 2 से गुणा है, n 2 से गुणा है। कोई भी संख्या जब 2 से गुणा हो जाती है तो वो सम हो जाती है। कन्फर्म है कि वो सम हो गई, कन्फर्म है कि वो सम हो गई। फिर एक जुड़ गया, तो सम में अगर एक जुड़ जाता है तो विषम बन जाती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये विषम है, और विषम है तो इसके दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से वाले, दो मध्य पद, कौन कौन से वाले, एक तो ये वाला
कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो और 2 का भाग दो, जो भी है उसमें एक जोड़ो और 2 का भाग दो। तो ये पावर है 2n+1, 2n+1 पावर में एक जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। एक तो ये वाला पद, और एक इस पावर में 3 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, ये वाला पद। तो ये आ जाएगा 2n+2 कट गया n+1, ये हो गया 2n+4, ये हो गया n+2। ये दोनों ही पद मध्य पद है, ये दोनों ही पद मध्य पद है। अब इनमें से कोई का भी गुणांक निकाल लो, वही महत्तम होगा। मध्य पद का गुणांक ही महत्तम होता है, इनमें से कोई भी निकाल लो। चलो n+1 निकालते हैं। n+1 वहां पद का गुणांक, किसी का भी निकाल लो। n+1वां पद निकालने जा रहे हो, n+1वें पद के लिए r कितना रखोगे? r एक कम रखोगे, तो r कितना रखना होगा? n। r कितना? और गुणांक हो जाएगा 2n+1 cn। 2n+1 फैक्टोरियल n+1। ये आपका आंसर है। सही है। सही है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अब देखो, ये भोला भाला सवाल नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। आगे 4 आ रहा है, 2x आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बताओ इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होगा। हाँ, अब इसमें मध्य पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक समान रूप से वितरण नहीं हुआ है। इसमें ये देखो, ये 4 है, वो 2x है। इस टाइप के सवालों का महत्तम पद निकालने का अलग तरीका होगा। उनका तो सीधा तरीका था, सिंपल था, क्योंकि 1+x सीधा सीधा, x का तो कोई रोल था ही नहीं, एक्स का तो कोई रोल नहीं था, एक्स तो एक्स ही था। यहाँ पे एक्स का मान भी दिया हुआ है, ये देखो, एक्स का मान 1/3 है। इसका मतलब एक्स भी रोल प्ले करेगा। पिछली बार एक्स रोल प्ले नहीं कर रहा था, सिर्फ द्विपद गुणांक ढूंढ रहे थे कि सबसे बड़ा द्विपद गुणांक कौन सा है। और सबसे बड़ा द्विपद गुणांक हमेशा बीच वाला होता है, जो मध्य पद होता है उसका ही गुणांक सबसे बड़ा द्विपद गुणांक होता है। तो उस केस में द्विपद गुणांक निकाल रहे थे। वो जो महत्तम गुणांक की बात कर रहा था वो द्विपद गुणांक की बात थी। लेकिन इस बार सारे खिलाड़ी खेलेंगे, इस बार सारे खिलाड़ी खेलेंगे। इस बार एक्स भी भाग लेगा, इस बार 4 भी भाग लेगा, इस बार 2 भी भाग लेगा। तो इस बार तीनों खेलेंगे। अब तीनों खेलेंगे तो फिर मामला बदलेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, आर का मान निकालना होगा। आर के मान के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका इस्तेमाल करना होगा। a/x करना होगा, और अपना जो विस्तार है, जो भी सवाल आपको दिया गया है उसका कंपैरिजन करना होगा, तुलना करनी होगी a+x⁴n से। इससे आपको अपने सवाल को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके a निकालना होगा, x निकालना होगा, n निकालना होगा। a x n निकाल के आपको वहां रखने होंगे और r निकालना होगा। और फिर r निकलने के बाद r मान लो 5 आ गया तो पद कौन सा हो गया? छठा, क्योंकि पद एक आगे होता है। तो r का मान जो भी आ जाए पद उसके एक आगे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है, ये बड़ा ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है जो दशमलव को हटा देता है। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। हो सके यार सेल खत्म हो गया, बोला सेल चेंज कर लिया।
अब आ जाएगी, अब ट्राई करो, अब अच्छे से आ जाएगी। अब ए का मान तो हो गया इस सवाल का 4, ए की जगह तो 4 आएगा, एक्स की जगह 2x आएगा, ठीक है, एन की जगह 49 आएगा। ए का मान 4, ए की जगह 4, नहीं वो रामावतार कह रहा था कि साफ नहीं आ रही, तो शायद मैंने सोचा बैटरी सेल की लो होने वाली है, तो शायद उस वजह से थोड़ा सा नॉइज आ रहा हो। ए का मान 4, एक्स का मान 2x और एन का मान 49, ये यहाँ पे रख दो, आर बराबर आ जाएगा n+1, तो ये हो गया 49+1 प्लस ए बटा ए का मान 4, एक्स का मान ए बटा एक्स, एक्स की जगह 2x, फिर x रखेंगे, x की खुद की वैल्यू भी रखेंगे, सबकी बारी आएगी लेकिन बारी बारी से आएगी, है ना, बारी सबकी आएगी लेकिन बारी बारी से आएगी। तो ये रहा 4 बटा 2 दूनी 4, इकट्ठी कर दो, अब ये हो गया 2 बटा एक्स, एक्स का मान हमें दिया गया 1/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7 7 49.10, फिर 1 गया, फिर 3 7 चौक 28, 7.14, लेकिन ये महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसने आंसर दे दिया 7, इसने आंसर दे दिया 7, एक कम कर दिया। अब आर का मान 7 है, आर अगर 7 है तो पद कौन सा हो जाएगा, पद 8वां हो जाएगा, क्योंकि आर 7 है तो पद 8वां हो जाएगा, तो 8वां पद होगा इसमें सबसे बड़ा। तो इस तरीके से किया जा सकता है, सिंपल तरीके से बड़े आराम से ये हो जाता है, अच्छा सवाल भी माना जाता है ये, कि महत्तम पद कौन सा है। देखो सिंपल वाले होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इनमें तो जिनका द्विपद गुणांक बड़ा है वही बड़े हैं, क्योंकि इनमें और कोई रोल प्ले कर नहीं रहा, कोई एक्स कुछ है ही नहीं, एक्स एक्स ही है, तो यहाँ देखो एक्स का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे एक्स बेचारा कोई खेल नहीं खेल रहा, एक्स तो देख रहा है। अब दर्शकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच को तो फर्क खिलाड़ियों से पड़ता है ना, जो खेल रहे हैं उनसे फर्क पड़ता है कि वो कितना अच्छा खेलेंगे, बुरा खेलेंगे, क्या खेलेंगे, दर्शकों से खेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स तो फिलहाल दर्शक है, तो इस वजह से एक्स का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था, तो सिर्फ द्विपद गुणांक जो था वही खेल खेल रहा था, और द्विपद गुणांक सब मध्य पद वाले का सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस बार इन्होंने भी तय कर लिया कि हम भी खेलेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी लिखेंगे, हम भी खेलेंगे, तो इस बार सारे खेल रहे थे, तो जब सारे खेले तो इससे निकाल लेना कि आओ खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आओ खिलाते तुम्हें, तो हमने खिलाया, और ये 8वां पद आ गया जिसमें सब मिलके खेलेंगे और सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे 8वें पद में, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। इसे ट्राई करो। अच्छा, महत्तम पद का गुणांक पूछा है इसने, ओहो, महत्तम पद का गुणांक, क्योंकि नंबर जो आ रहे हैं वो गुणांक वाले हैं, महत्तम क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है महत्तम पद ज्ञात करो, जबकि यहाँ लिख रहे हैं गुणांक, इसका मतलब गुणांक पूछा है। फिर पहले महत्तम पद निकालो, महत्तम पद तो निकालना ही पड़ेगा, कौन सा पद सबसे बड़ा आंसर देने वाला है वो निकालो, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी, फिर देखते हैं।
अच्छा देखो ये तो बाहर है, इस भैया को तो बाहर छोड़ दो क्योंकि ये तो बेचारा खेल ही नहीं रहा। खेल तो ये रहे हैं, ये रहा ए बराबर 1 है, बढ़िया। ए भी नहीं खेल रहा इसका मतलब, बस एक्स खेल रहा है और एन खेल रहा है, ये एन हो गया। ए हो गया, एक्स हो गया, एन हो गया। फॉर्मूला है आर बराबर महत्तम पूर्णांक एन प्लस 1 एन का मान है कितना, 49, 20, 20 और 1 21। 1 प्लस ए का मान कितना है 1, एक्स का मान 1/√x पलट के ऊपर आ गया, प्लस का ही है तो मोड भी हटा दो, अंदर ही अंदर परिमेयकरण भी कर दो। परिमेयकरण करने पर √3 - 1 से गुणा √3 - 1 का भाग, तो ये हो गया 3 - 1। √3 - 1 1.732 - 1 बटा 2। 0.732 बटा 2, 21 इंटू 0.366। कितना आ जाएगा ये, $57.37। नहीं, ओके 21 इंटू 0.33 0.366, ये आएगा 7.68। तो आर का मान आ गया 7। ठीक है ना, ये 7 आ गया, तो 8वां पद सबसे बड़ा पद होगा। आर का मान 7 आया था, तो 8वां पद सबसे बड़ा होगा। आठवां पद सबसे बड़ा पद होगा। अब 8वां पद निकालना है तो भी फॉर्मूला लगाओ, NCR, ये रहा 8वां पद। इस सवाल में एक प्यारी बात और भी है, n का मान कितना हो गया 20, C 7, x का मान 1, 1 की पावर कितनी भी हो वैसे तो 20 - 7 13 है, y का है 1/√3, 1/√3 की पावर 7। तो ये हमारा हो जाएगा 20C 7। मैं कौन खोलूं, पढ़े रहने दो, 20C 7 और 1 की पावर √3 की पावर 7। लेकिन ये भूल मत जाना, देखो एक पद बाहर भी खड़ा है, ये सबसे गुणा होगा क्योंकि ये बाहर खड़ा है, मतलब ब्रैकेट खुलेंगे तो ये सबसे गुणा होगा, तो इस √3 को मत भूल जाना। तो 8वें पद का गुणांक, पिछली बार याद है शायद मैं इसको बाहर भूल गया था, क्योंकि √3 बाहर खड़ा है ना, ये सबके साथ आएगा, ये सबके साथ आएगा। तो 20C 7 इंटू 1/√3 की पावर 7, और एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो 20C 7 √3 की पावर 6, जो कि हो जाएगा 3 × 9 9 × 27, और अब 20C 7 को खोलना है, बटे 27 होगा। अब देख लो सॉल्व करने पे कौन सा आएगा, कितना ए
हो जाएगा। मैंने ये √3 जो है ना, ये बाहर वाला, ये भ्रामक है। ये √3 बाहर छोड़ दिया ताकि भूल जाए हम, तो विस्तार पे हमारा ध्यान चला जाए, √3 पे ध्यान जाए नहीं, और √3 से गुणा करना भूल जाए। लास्ट टाइम मुझे ऐसा सा एक सवाल याद आ रहा है कि इसमें √3 से गुणा करना भूल गए, अब वो आंसर आए नहीं, या फिर मान लो आंसर भी आता अगर ऑप्शन में होता तो गलत चला जाता, क्योंकि √3 बाहर है। बाहर है इसका मतलब है ये सारे पदों से गुणा होगा, जब ब्रैकेट खुलेंगे तो ये सबसे गुणा होगा, ये सबके साथ है। बाहर खड़ा है इसका मतलब सबके साथ खड़ा है ये, तो हर पद में ये आएगा, ये भी शामिल होगा। लेकिन क्या है कि हम उसको बाहर भूल जाते हैं। वो जो फॉर्मूला होता है उससे सीधा 8वां पद निकाल लेते हैं। यहाँ 8वां पद तो विस्तार का 8वां पद है, लेकिन उसके आगे √3 भी खड़ा है, तो 8वां पद गुणा √3, दोनों गुणा करके जो बनेगा वो 8वां पद होगा, ना कि खाली 8वां पद। हाँ, मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था इसको। इसका विस्तार करो और बताओ x की पावर n का गुणांक कितना होगा। इसके विस्तार में x की पावर n का गुणांक कितना होगा। तुम लोगों ने देखे होंगे पुराने लेक्चर, उसमें दिख गया होगा वो। बस अब इसको देखो, इसमें दो विस्तार लगेंगे। एक तो दो फॉर्मूले हैं द्विपद प्रमेय के। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 का विस्तार करें, इस टाइप के सवाल आते हैं जो पहले खुले हुए होते हैं, फिर उन्हें वापस बंद करके वापस खोलना होता है। इस टाइप के सवाल जो है ना, अभी 2022 में जो आया था पेपर, उसमें भी पूछा गया था, और उससे पहले भी ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें पहले तो विस्तार खोल देता है, फिर उसको वापस बंद करके वापस खोलना होता है दूसरे तरीके से, जिससे वो सवाल सॉल्व हो जाता है। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का विस्तार करते हैं तो ये होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और 1 माइनस एक्स की पावर -2 का विस्तार जो है वो ये होता है, अगर ऊपर -2 तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड डैश डैश डैश। ये हमने द्विपद प्रमेय वाले जो सूत्र है उसी से लगाए हैं ये, ऐसा नहीं है कि हमने अपने घर पे बनाए हैं। ये फॉर्मूला है, ये द्विपद प्रमेय वाला। इन सारे विस्तारों का उद्गम स्थल यही है, इसी से ये सारे फॉर्मूले आते हैं। बस बना के रख लेते हैं रेडीमेड के तौर पे, ताकि बार बार बनाने ना पड़े, बार बार बनाने ना पड़े। ऐसा मत सोचना कि ये कोई अलग ही द्विपद प्रमेय, कोई अलग ही द्विपद प्रमेय, अलग द्विपद प्रमेय नहीं है, ये इसी से है सारे। यही है वो हिमालय जिसे नदियां निकलती है, ये सारे के सारे विस्तार यहीं से निकले हैं। यहाँ x की जगह -x रख दो और n की जगह -1 रख दो, ये मिल जाएगा। x की जगह -x रख दो और n की जगह -2 रख दो, ये मिल जाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि ये है ना अमित जी घर से लेके आए हैं या रसोई में बना के लाए हैं, ये मेरी तरह से नहीं है, ये वहीं से ही उठा के मैंने एक स्पेशल केस बना लिया ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े, वो याद रखने के तौर पे जल्दी काम आ जाए। रेडीमेड है ना, अचार, सब्जी और अचार में क्या फर्क है, बस वही है। आ जाओ, तो इसे बंद करूंगा, ये बंद होगा, ये बंद होने पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये बंद हो गया। फिर इसके ऊपर चढ़ी हुई है 2 पावर, ये 2 पावर, पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितनी, -2, बन गई। अब इसका विस्तार कर लो, विस्तार वापस विस्तार कर दो, देखो बस वही काम है, पहले तो इन्हें भेड़ो करो फिर पाचो खिंडा दो।
और इससे आपका उत्तर आ जाएगा। ये कमाल की बात, अब आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये खुल गया। अब यहाँ पे गौर करो कि जो x की पावर 1 है उसका गुणांक 2 आता है, x की पावर 2 का गुणांक 3 आता है, x की पावर 3 का गुणांक 4 आता है। तो अगर 3 पावर है तो गुणांक 4 है, 4 पावर है तो गुणांक 5 है, तो n पावर होगा तो गुणांक कितना होगा? बोला n+1। x की पावर n का गुणांक कितना होगा? गुणांक हमेशा पावर से एक ज्यादा आ रहा है, तो गुणांक हुआ n+1। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सीधा क्यों नहीं निकला? सीधा इसलिए निकला कि अत्ता बड़ा नंबर को स्क्वायर करना अपन आवे को नहीं, है ना। अपन दो तीन नहीं, दो खोल ले, ज्यादा से ज्यादा तीन खोल ले, चार चार तो अपन खोलनी को नहीं आवे। और तो अनंत तक है, इको स्क्वायर कोई गुण कर सके, है ना। इको स्क्वायर कोई गुण कर सके। सोचो, ये 1+x+ ये डैश डैश है, ये इसको स्क्वायर करो, पहले इसको 2 बार लिखो, फिर इन दोनों के आपस में गुणा करो, दाएं को नहीं आएगा ना। तो इससे अच्छा है कि इसे बंद करो और पावरों को एक मिला के एक पावर बना लो, फिर वापस खोल दो, हो गया विस्तार। ले लो, फिर उससे निकाल लो, उससे जो निकालना है वो निकाल लो। तो ये अच्छे सवाल माने जाते हैं, बढ़िया सवालों में से। ये भी एक अच्छा कमाल का सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है ये भी इस बार ये 2018 फर्स्ट ग्रेड का सवाल था। हाँ, चेंज था, इसी का भाई मासी का लड़का या बुआजी का लड़का आया हुआ है। सवाल ऐसे ही होते हैं, कुछ दुआ तिया होता है, उसमें कुछ अजीब सी पावर होती है, 1/2 और 1/4। एक बी होता है, उसपे भी कोई अजीब सी पावर होती है, फिर उस पर 100 पावर 200 पावर डाल देते हैं। फिर उसमें से कहते हैं कि बताओ इसमें से अपरिमेय पद कितने हैं, कभी पूछता है परिमेय पद कितने हैं। तो देखो, एक बात कंफर्म है, एक बात 100% सही है कि जब आप इसको खोलोगे तो कुल पदों की संख्या 101 आएगी, कुल 101 पद आएंगे, है ना। 100 पावर है तो पदों की संख्या एक ज्यादा होगी, तो जब इसे खोलोगे तो कुल पदों की संख्या 101 आएगी। अब इन 101 में से ही परिमेय और अपरिमेय होंगे, और जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं हो सकता, और जो अपरिमेय होगा वो परिमेय नहीं हो सकता। तो 101 में से कुछ इसका परिमेय करेंगे, कुछ अपरिमेय करेंगे। और अपरिमेय को ढूंढने का तरीका हमारे पास होता नहीं, हमारे पास परिमेय का होता है। परिमेय को हम जानते हैं, परिमेय को हम जानते हैं। परिमेय कौन से होते हैं? जिनमें ये आधी अधूरी पावर 1/3 1/5 ये बिना कटने वाली साफ सुथरी पावर नहीं आती हो, वो परिमेय होता है ना। जिसमें साफ सुथरी पावर आते हैं, कटकुट आ जाता है, पूरा सॉल्व हो जाता है, और बट्टा 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 पूर्णांक बटा पूर्णांक टाइप का आ जाता है, वो तो हमारा सही माना जाता है। और जो नहीं कटता, पावर बच जाती है, 1/3 बच गई, 4/3 बच गई, 5/3 बच गई, वो अपरिमेय माना जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगा के इसका व्यापक पद निकालेंगे। TR+1 बराबर NCR, और देखेंगे कि कितने पद ऐसे हैं जो परिमेय है। अपरिमेय तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अपरिमेय बहुत लंबे होते हैं। क्योंकि अपरिमेय तो देखो, ये वाला अपरिमेय हो गया तो भी अपरिमेय आ जाएगा, ये वाला अपरिमेय हो गया तो भी अपरिमेय आ जाएगा, और कई बार तो अपरिमेय गुणा अपरिमेय भी अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय में तो बड़ो झंझट है। पहली संख्या अपरिमेय होगी, दूसरी परिमेय होगी तो भी अपरिमेय आ जाएगा, दूसरी अपरिमेय होगी, पहली परिमेय होगी तो भी अपरिमेय आ जाएगा। कई बार अपरिमेय गुणा अपरिमेय भी अपरिमेय आ जाता है, जैसे √3 गुणा √2। √3 अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, दोनों की गुणा की √6 अपरिमेय आ गया, है ना। और कई बार तो आपको बड़ो बड़ो बेकार है, ये है अपरिमेय गुणा अपरिमेय, परिमेय बन गया। अब बताओ, आओ के भरोसा करा, अपरिमेय को के भरोसा करा, है ना। ये विश्वास का लायक होनी, ये कुछ भी बना सके, ये परिमेय भी बना सके, ये परिमेय भी बना सके जना, ये परेशान करे। तो अंत तो काउंट ही कौन करा, काउंट कर परिमेय ने, परिमेय पदों को गिनेंगे। परिमेय के बारे में हमें पता है, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय परिमेय परिमेय, है ना। तो परिमेय का झंझट एकदम क्लियर है। तो बस वही पकड़ेंगे कि इनमें से परिमेय कौन से है। परिमेय पकड़ के परिमेय काउंट कर लो, 101 में से घटा दो, बचे हुए सब अपरिमेय हो गए। n का मान कितना हुआ? n का मान हुआ 100। CR x का मान
100 माइनस आर, वाई का मान अब कहानी के ट्विस्ट को समझो। कहानी के ट्विस्ट को समझो। पहले एक को परिमेय बनाओ, वो आर के मान ढूंढ लो जिससे पहले वाला परिमेय आता है, फिर उन आर के मानों को दूसरे में रख के और छंटनी कर लो, फिर फाइनली जो आर के मान बच जाए वो आंसर है। फाइनली जो आर के मान बच जाए वो आंसर है। तो पहले वाले को परिमेय बनाते हैं, और परिमेय तब होगा जब पूरी पूरी पावर आएगी, पूरी पूरी पावर, कटने वाली पावर, पूरी की पूरी सॉल्व होने वाली पावर। तो बताओ आर, पहले के हिसाब से आर कौन कौन होगा? तो आर होगा 0, 0 होने पर 100 माइनस 0/5 कट जाएगा, 5 होगा तो भी डन, 10 पे भी डन, 15 पे भी डन, 20 पे भी डन, 25 पे भी डन, एंड डैश 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 लास्ट तक 100 तक डन। इसके हिसाब से तो ये आर के मान आ गए, इसके हिसाब से ये आर के मान आ गए, टोटल मिला के 21 आ गए, क्योंकि 5 का पहाड़ा 100 तक 20 तो यही हो गए, और एक 0 और हो गया, 21 जने ये हो गए। अब आ जाओ इसको संतुष्ट करने वाले भैया कौन से हैं? जो 3 वाले हैं, जो 3 पे कटते हैं। अब 3 पे कटते हैं, ये 5 पे कटने वाले हैं, और ये 3 पे कटने वाले चाहिए, तो इसका मतलब 15, जो 15 पे कटते हैं, तो 15-15 वालों की लाइन अलग कर लो, 15-15 वालों की। तो एक तो 0, 0 15 पे कटता है, एक 15-15 पे कटता है, एक 30-15 पे कटता है ना, और 45, उसके 60, फिर 75, और फिर 90। ये लो, ये वो संख्याएं हैं जो इसको भी पूरा पूरा काट के सॉल्व कर देंगी, इसको भी काट देंगी। यानी ये वो पद हैं जिनके लिए आर का मान ये है, ये परिमेय पद आएंगे, ये सारे पद परिमेय होंगे। यानी जब आप इसका विस्तार करोगे तो पहला पद परिमेय होगा, 16वां पद परिमेय होगा, 31वां पद परिमेय होगा, 46वां पद परिमेय होगा, 61वां पद परिमेय होगा, 76वां पद परिमेय होगा, और 91 वाला पद परिमेय होगा। ये पद परिमेय होंगे। इसका मतलब इसके अलावा जितने पद बच गए वो सब अपरिमेय। तो बच गए कितने? तो 5, ये हो गए 6 और एक 7, टोटल 7 हो गए। तो टोटल 101 में से 7 पद, 101 में से 7 पद क्या है? 101 में से 7 पद परिमेय। अपरिमेय कितने हुए? चौरानवे, 94 पद अपरिमेय। अब बताओ अपरिमेय निकाला थोड़ी, 94 पद अपरिमेय है ना, 94 पद है, ये निकाले थोड़ी जा सकते हैं, इसीलिए हम परिमेय वाले पद निकालते हैं। परिमेय तभी होगा जब पहला भी परिमेय होगा, दूसरा भी परिमेय होगा, दोनों परिमेय होगा तो परिमेय होगा। तो फिर हम आर का मान पहले वाले को संतुष्ट करा के पहले आर निकाल लेते हैं, फिर उनके आर के मानों में से देखते हैं कि दूसरे को कौन संतुष्ट करेंगे, फिर वो निकाल लेते हैं, फिर वो छट जाते हैं, और छटने के बाद वो थोड़े से ही बचते हैं, वो थोड़े से जो भैया हैं वो रख लो, काम खत्म। ठीक है, बात जमी। ठीक है, आ जाओ, जमगी। तो अगला पर आ जाओ। इसे बता दो, इसकी कहानी सुनाओ। इस विस्तार में x की पावर n का गुणांक कितना होगा? इस विस्तार में x की पावर n का गुणांक कितना होगा? सवाल सिंपल है, बस जानबूझ के घुमा फिरा के पूछा गया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब एक चीज
8 या 10 सवाल है। अब वो 8 या 10 है ना, वो शक्ल बदल बदल के आते है ना, वो 8 या 10 ही सवाल है, वही सवाल शक्ल बदल बदल के कभी किसके साथ मिल के आता है, कोई किसके साथ, कोई एक्स स्क्वायर बन के आता है, कोई एक्स की पावर 2, कोई 5, कोई 20, यही भाई बन के आता है। और इनका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है ना। जो कपड़ा कोई अंत है, आदमी तो एक हो सके, कपड़ा भी कहना हजारों हो सके। अगर कपड़े बदलने से आदमी बदल रहा है तो एक आदमी हजारों आदमी बन सकते हैं। अगर हम इसे देखें तो कहानी ये है कि ये भैया यहाँ इसको खोलें तो ये आएगा 1, गुणनखंड कर दें, 20 को आगे ले लें, 20x², 9 को कर दें 5 और 4 +1 की पावर -1, 5x कॉमन, ये 4x -1 हो गए। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लें तो ये 4x -1 हो गए की पावर -1, ये हो गया 5x -1, ये हो गया 4x -1 और इन सब की पावर -1। इन दोनों को 1 - 5x 1 - 4x लेके दोनों का माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 - 4x 1 - 5x की पावर -1। दोनों भाई बंधुओं को पावर अलग अलग दे दो। 1 - 5x की पावर -1 और 1 - 4x की पावर -1, ये होगी दोनों की पावर। ठीक है, अब दोनों का विस्तार कर देते हैं हमारे फॉर्मूले से, जो कि कहता है कि 1 - y की पावर, y इसलिए लिख रहा हूँ कि x तो यहाँ बुक पड़ा है, तो ये विस्तार होता है 1 + y + y² + y³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5x + 5x² + 5x³ और यहाँ आ जाएगा 1 + 4x + 4x² और ये आ गया। अब बात ये है
कि x की पावर n का गुणांक ये क्या कर दिया भाई, गुणा करेंगे तो x की पावर शान ले लेगी। और कोई उपाय है नहीं, गुणा करने के अलावा कोई और उपाय है नहीं। आओ आओ गुणा करते हैं, जय बाबा की। और ये 4x की पावर n। और अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। x की पावर n कब बनेगा, जब ये वाला भैया इस वाले से गुणा होगा तो x की पावर n बनेगा। x की पावर n के जो गुणांक है वो अलग अलग करो। x की एक इससे गुणा होगा तो x की पावर n बनेगा, तो ये 4 की पावर n आ गया। ये वाला भाई साहब जो है 5x, ये इससे जस्ट पहले वाली पावर से गुणा होगा, इससे जस्ट पहले वाली जो कि 4x की पावर n-1 होगी, ये गुणा होगा, x की पावर n बन जाएगी, गुणांक आ जाएगा 5 इंटू 4 की पावर n-1। और यही प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और गुणा होते रहेंगे। फिर लास्ट यहाँ पे आएगा एक 5x की पावर n, लास्ट में 5x की पावर n। यहाँ आगे वाला पीछे वाले से गुणा होता रहेगा और ये जब आएगी इसकी बारी तो ये जाके फर्स्ट वाले से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर n। ये डन हो गया। अब 5 की पावर n कॉमन निकाल लो। 5 की पावर n कॉमन निकालने पर 5 की पावर n कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा 4 की पावर n बटा 5 की पावर n, ये हो जाएगा, एक खत्म हो गया, 4 की पावर n-1 बटा 5 की पावर n-1 एंड डैश 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 और लास्ट में एक आ गया। ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन गई जो कि n पदों वाली है, n नहीं n+1 पदों वाली है, n+1 पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी बन गई। और जो गुणा होके चल रही है इसको मैं शुरू से लिखता हूं, 1+4/5, फिर 4/5 की पावर 2, फिर 4/5 की पावर n। इसको उल्टा करके लिख दिया, यहां से लिखा है आगे से और पीछे की तरफ। ठीक है, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। और इसके n पदों का योगफल होता है a इंटू आर की पावर n-1 बटा r-1। 5 की पावर n बाहर और ये जाएगा a प्रथम पद जो कि 1 है, r का मान 4/5 है, 4/5 की पावर n, n का मतलब है पदों की संख्या, टोटल पद n+1 है, तो 4/5 की पावर n+1 -1 बटा 4/5 -1, पलट के 5 ऊपर चला गया, 5 की पावर n+1 हो गया। यहाँ लघुत्तम ले लो, 4 की पावर n+1 -5 की पावर n+1 बटा 5 की पावर n+1, साथ में ये जो माइनस था वो आ गया, ये कट गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 5 की पावर n+1 -4 की पावर n+1। ओ गजब, हाँ अद्भुत, शानदार, अल्टीमेट, दिल खुश कर दिया यार। जोर को सवालो, है ना, भयंकर जोर को सवालो। अगला सवाल,
यहाँ पे y x के पदों में लिखा हुआ है। अब x का मान y के पदों में क्या होगा? y को x के पदों में लिखा हुआ है, तो x को y के पदों में लिख के दो, x को y के रूप में लिखो। अच्छा, मैं इमोजी भी भेज सकूँ था, मैं इमोजी भी भेज सकता हूँ आप लोगों को, शाबाशी वाली। आज पता लगा, लेकिन आज पता लगा मेरे पास भी है यार, मेरे पास भी इमोजीज है ना। आज पता लगा कि ये इमोजीज है मेरे पास भी, तो इस बात पे ये खुशी की बात है। और इस पे ये लो, मतलब मैं भी भेज सकता हूँ आपको रिप्लाई में। आ जाओ, एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका बंद करने पर 1 माइनस एक्स की पावर -3 का विस्तार, और इस पावर को इधर भेज देंगे तो ये पावर हो जाएगी -1/3 पावर। -3 पावर है, इधर भेजने पर -1/3 पावर हो गई। एक्स का मान यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। ये एक्स का वाई के पदों में विस्तार हो गया, 1 माइनस 1 प्लस वाई की पावर 1/3। ये लो, और इसी के साथ ये हमारी बाइनोमियल कंप्लीट हो जाती है। सवाल निकाल के देखिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा, पुराने वाले जो लेक्चर हैं उनको देखिएगा, थोड़ा इनको देखिएगा, और कोशिश ये करिए रिपीट करिए, क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज समझाता रहता हूँ कि सवाल 5000 बना लो, चाहे कोई बंधु है बदल बदल के कुछ भी बना लो, इसी को कल कोई रूप में बना देगा, कोई और रूप में बना देगा। सवाल 10 या 15 ही होते हैं, सवाल 10 या 15 ही होते हैं, है ना। 10 या 15 सवाल है, शायद 10-15 भी नहीं होंगे, वो भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद उससे भी कम ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप रिपीट करते हैं ना, तो आपको सारे सवाल एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो यार ये तो सिर्फ गिनती है, ये गिनती में 80 है या गिनती में 100 है, एक्चुअल में तो ये 10 ही है ना। जो लोग बार बार पढ़ रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब शुरुआत में, जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको 100 लगते हैं, 100 है, लेकिन जब अगली बार आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है 100 थे ही नहीं। जब आप पहली बार पढ़ेंगे आपको 100 के 100 लगेंगे, 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन, लेकिन जैसे आप रिपीट करेंगे आपको पता लगेगा 100 थे ही नहीं, ये तो लगभग 50 एक ही थे।
और जब अगली बार आप पढ़ेंगे सेकंड टाइम, उसके सेकंड टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा यार 10-15 सवाल ही थे, 10-15 सवाल ही थे, इन्हीं के राम नाम श्याम मोहन विनोद करके, जैसे वो सांझा में पढ़ा करते थे ना आप लोग, कि कभी राम आ जाता था व्यापार करने, कभी श्याम आ जाता था, कभी मोहन, कभी रामलाल, बस वही आ रहा था, बाकी खेल वही था। कोई 16,000 लगा रहा था तो कोई 18,000 लगा रहा था, कोई 10,000 लगा रहा था, तो वही कहानी है, सारा चीज वैसी ही वैसे। तो 10 सवाल है, एक है गिनती पे भी गिने, एक है पद निकालने का सवाल, अगर आप गिनती पे गिनना चाहते हैं, एक है पद निकालने का सवाल कि कोई भी पद निकाल लो, एक है पदों की संख्या ज्ञात करने का कि पदों की संख्या कितनी है, किसी को विस्तार करे तो पदों की संख्या क्या होगी, एक है कोई बीच में कोई पद निकालना हो, वो उसी में एक्स रहित पद, एक्स की पावर 5 वाले पद, एक्स की पावर 3 वाले पद, वो आ जाते हैं। उसके बाद विस्तार वाले हैं, उसके बाद वो है जिनका एक्स का मान अल्प होता है, उनके विस्तार हैं। और एक वो सी वाले हैं, NC0 NC1 वाले, वो आ जाते हैं। एक महत्तम गुणांक वाले सवाल है। तो ऐसे उंगलियों पे गिनोगे तो आपको 10 या 11 सवाल मिलेंगे कि ये 10 या 11 सवाल है, और इन्हीं को 100 बना दिया, और इन्हीं को 100 नहीं, इनको 1000 भी बना सकते हैं, घुमाते रहो 1000 बन जाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप सार पे नहीं पहुंचेंगे। सार है 10 सवाल, बस वो 10 सवाल पकड़ में आ गए, फिर चाहे आपको 10 के 10,000 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अगला रहेगा कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या। अभी तो बताया तो था यार, क्लास शुरू होते टाइम पे यही बताया था कि अगले टॉपिक हमारे कौन से रहेंगे, क्यों रहेंगे, किस लिए रहेंगे, पूरी राम कहानी बताई, पूरी कथा सुनाई मैंने, क्यों रहेंगे, किस लिए रहेंगे, सारी बातें क्लियर करी। अच्छा, आपको लेट आया होगा, तो लेट आए हो तो लेक्चर वापस देखना एक बार। शुरुआत में जो पहला जो 10 मिनट का था उसमें यही समझाया था कि क्यों हम टॉपिक पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।